हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं किसी सरफेस से, तो वहां पे एक फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है ये फ्लक्स? उससे पहले जानेंगे कि एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर किस बला का नाम है? क्या होता है एरिया वेक्टर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज जरूर कॉपी पेन लेके अपने साथ बैठे ही बैठे। क्यों? क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे सरफेस पे, तब आप उसे खुद अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। अब बात आती है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है, किसका नाम है एरिया वेक्टर? तो हमने कहा मान लो एक प्लेन सरफेस है। इस प्लेन सरफेस पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर, ये एक प्लेन सरफेस है, उस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। वही उसका एरिया वेक्टर कहलाता है। किसी भी प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ये हम एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक? या एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक? अब बात आई सर कौन सा परपेंडिकुलर है? भाई ये अगर सरफेस है तो उसके नीचे भी परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर है ना? आ जाओ इधर। वही चीज है यहाँ पे, देखो ये प्लेन सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर भी तो परपेंडिकुलर है, नीचे भी परपेंडिकुलर है। तो ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर क्या ले रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर, ठीक है? तो ये एक ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, या क्वेश्चन डिपेंडेंट बोल सकते हैं कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उस टाइम पे। तो ये अपने हिसाब से ले सकते हैं, बट एक कंडीशन याद रखेंगे, क्या? कि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। एरिया वेक्टर एक्टर नहीं, वेक्टर है। ये क्या है? वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड इन क्लोज सरफेस। मीन्स कैसा होता है? आउटवर्ड होता है। देखा, एरिया वेक्टर हमेशा कैसा निकलेगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। और कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? ये देखो, ये ऊपर की सरफेस का एरिया वेक्टर ऊपर जा रहा, ये जो बाहर का है ये इधर की ओर आ रही है, जेड एक्सिस है, ठीक है? ये नीचे का, इसके नीचे की सरफेस का, ये इसके साइड वाली सरफेस का, ये इधर का। तो हम देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर बाहर की ओर निकल रहा है। मींस किसी भी क्लोज सरफेस में जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा कैसे निकलेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अरे होता क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? किस बला का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? हमने कहा द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली मींस परपेंडिकुलर टू एन एरिया। मान लो ये कोई एरिया है और इससे हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास की, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, ठीक? एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ही तो है। मींस एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से पास की, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझे? आगे बढ़ा जाए, ठीक है? अब उसी को हम एक डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन सरफेस। कैसी? परपेंडिकुलरली। पैरेलल नहीं होनी चाहिए। मान लो एक सरफेस है, अब इसके पैरेलल निकल गई, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगी इससे? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलरली पास करती हैं। पैरेलल तो सीधे चली गई, परपेंडिकुलरली पास करनी चाहिए, मींस सरफेस को क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस करेंगी तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल पाएंगे। बात समझे? आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है इसको से डिनोट कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कहां से दिखाते हैं? पाई से। ये पाई से, ये दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, इनका क्या है? प्रोडक्ट है ये। तो इसको निकालेंगे कैसे? इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है? और
इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में निकालें तो उसका डॉट प्रोडक्ट हम करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हम क्या निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा। बात क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट में हम क्या निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा। अरे कॉस थीटा क्यों आया, क्या रीजन था कॉस थीटा आने का? साइन थीटा भी तो आ सकता था, आगे देखेंगे क्यों कॉस थीटा आया। ठीक है, आइए। Above formula is valid only for uniform electric field, means जो E A cos theta ये फॉर्मूला है, ये कहाँ पे वैलिड है? केवल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही नॉन यूनिफॉर्म है। इस टाइप से ये एक सरफेस है और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से जा रही, आधी जा रही। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ केसेस पढ़े थे, याद करो, रिकॉल करो पिछली बार। क्या होना चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, ठीक, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। उसके बाद में हमने पढ़ा कि इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, याद आया कुछ? पैरेलल होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, काफी चीजें हैं यूनिफॉर्म के लिए, पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं। आप पिछले लेक्चर को देख के आएंगे तभी इसको समझ पाएंगे। क्यों? उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कस किया हुआ है, जो कि आज यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब जो आउटवर्ड नॉर्मल है वो क्या है? हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। ये दिस, ये हमारा क्या है? डायरेक्शन हो गया। नॉर्मल का मतलब समझते हो? फिजिक्स की भाषा में नॉर्मल का मतलब है किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर, दैट इज नॉर्मल। लाइट के केस में याद करो, या हम लोग रिफ्रैक्शन कराते थे, ये कोई हमारा एक मीडियम होता था, उसमें नॉर्मल परपेंडिकुलरली ऐसे डालते थे, याद आया? बस सिमिलरली उसी टाइप से ये क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। मींस जो फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा इस सरफेस से, ये वाला दिस, ये क्या है हमारा? पॉजिटिव। वहीं पे जो फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव। बात समझे? मींस अगर हम नेट फ्लक्स की बात करें तो नेट फ्लक्स कितना होगा किसी भी क्लोज सरफेस में? भाई अंदर गया नेगेटिव, बाहर आया पॉजिटिव, जीरो ही तो हुआ। मान लो यहां पे 2 था, इधर भी 2 था, इधर का 2 नेगेटिव हुआ, इधर का 2 पॉजिटिव हुआ, कैसा आ गया? 0। अच्छा, ये 2 के बाद लिखेंगे क्या? ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। क्या होती है? न्यूटन पर कूलम स्क्वायर। और एक यूनिट हो सकती है इसके हिसाब से, क्या? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगी? वोल्ट मीटर। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब एक कंडीशन आई कि हमने क्या किया, एक सरफेस रखी और उस पर इस टाइप से हमने रेज इंसिडेंट करवा दी। कुछ एंगल था, थीटा मान लो, ठीक। बट हमको क्या चाहिए? हमको तो भाई इसके पैरेलल ही चाहिए ना, हमारा तो काम इससे नहीं चलने वाला। तो हमने क्या किया? हमने इसका कंपोनेंट ले लिया। ये एक कंपोनेंट इधर लिया, एक कंपोनेंट इधर लिया। अब ये वाला जो है ये थीटा हो गया, ठीक। अब आपको पता है थीटा के साथ वाला जो होता है दैट इज कॉस थीटा, और ये जो होगा ये हमारा क्या होगा? साइन थीटा। बात समझे? ये क्या होगा हमारा? कॉस थीटा, और जो सीधे है नीचे की तरफ है वो हमारा साइन थीटा। अब आप एक बात बताओ, अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसे कैसे पास करनी चाहिए? परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो अब कंपोनेंट लेने के बाद में कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? बताओ, कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? अब जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो हमारा है कॉस थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर है वो तो कॉस थीटा है। भाई साइन थीटा तो पैरेलल हो गया, साइन थीटा क्या हुआ? पैरेलल हुआ। अब मान लो ये एक हमारा सरफेस था, अब इस सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, कोई फ्लक्स आएगा क्या?
नहीं, क्यों पास ही नहीं किया ना, पैरेलल है भाई इसके। ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इसके पैरेलल हैं। वहीं पे कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर है। बात समझ में आ गई? तो परपेंडिकुलर वाला पास करेगा, पैरेलल वाला तो ऊपर नीचे ही आएगा, परपेंडिकुलर दिस टाइप से। बात समझ में आ गई? यही रीजन है कि हमने कॉस थीटा लिया। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आता है ई ए कॉस थीटा, अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि हमने यहां पे कॉस थीटा का क्यों यूज किया था। बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं। ये फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने कहा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है, आ जाओ। ये एक सरफेस थी, यहां पे हमने 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाली, फिर यहां पे हमने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दी। तो कैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? हमने क्या बोला था, ये डेफिनेशन जरा याद करो। इट इज द एनर्जी इंसिडेंट ऑन अ गिवन सरफेस। ठीक, तब जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा एनर्जी, अब जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा फ्लक्स। दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, नीचे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हमने कहा जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। पर ये कैसे? अब मान लो एक कोई छोटा सा सिक्का है, एक छोटा सा स्क्वायर बोर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो कई सारी हैं, बट आप उसको जब रखोगे तो पास तो छोटे से ही एरिया में करेंगी ना। देखो जरा यहां पे, ये पास तो छोटे से ही एरिया में कर रही है, बट वहीं पे अगर हम एरिया बड़ा कर दें तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कवर कर लेंगी। ठीक है, मींस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। साइन कन्वेंशन ऑफ फ्लक्स, आइए देखते हैं। क्लोज सरफेस में साइन कन्वेंशन क्या होता है? तुमने कहा आउटवर्ड इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। हमने कहा जो आउटवर्ड फ्लक्स है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। भी पिछले हमने डिस्कस किया पिछले स्लाइड पे, ये जो आउटवर्ड फ्लक्स है ये क्या है, हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है कि किधर हमारा एरिया वेक्टर है। क्यों भाई, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है। ठीक सर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर ही पास करती हैं, और परपेंडिकुलर कितना होता है, बचपन से 90 डिग्री। ठीक, बात खत्म। अब अगली प्रॉपर्टी, आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ड फ्लक्स इज टेकन एज नेगेटिव। हमने कहा ये जो आउटवर्ड फ्लक्स है ये कैसा लिया गया है, पॉजिटिव, और इनवर्ड फ्लक्स जो है हमारा कैसा लिया गया, नेगेटिव। क्यों? अगर फ्लक्स किसी सरफेस पे टकराएगा तो कोलिजन्स होंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, फिर जब बाहर आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लेके बाहर आएगा। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड हमेशा नेगेटिव लिया जाता है और आउटवर्ड हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन सर्कुलर सरफेस ऑफ द रेडियस आर। ठीक है, हमने कहा ये एक सरफेस है, ठीक, और ये उसका रेडियस है, ये रेडियस आर है। अब इस रेडियस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, 30। रेडियस से इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है, 30। ठीक है, तो हमको निकालना है, फॉर्मूला क्या है, phi is equals to ई ए cos थीटा। डाल दो। अब आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इसमें आप गलती करोगे ही करोगे। आप यहां पे क्या करोगे, ई ए cos 30, और आप सीधे सीधे क्या करोगे, इज इक्वल्स टू ई ए, और cos 30 की वैल्यू आप सीधे पुट करके आ जाओगे, कितनी कितनी, √3/2। ये होगी क्या, नहीं भाई ये नहीं होगी,
क्यों? एंगल क्या होता है? जो थीटा है ये क्या है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पे हम एंगल कौन सा रखेंगे? यहां पे हम एंगल जो रखेंगे वो रखेंगे एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। अब अगर ये 30 है ये और ये पूरा 90 है, ये पूरा कितना है? 90। ये पूरा 90 है, ये 30 है, तो बचा हुआ कितना हुआ? और ये हमारा 90 है पूरा, तो बचा हुआ कितना हुआ? 60 डिग्री। सिंपल सी बात है। अब हम क्या करेंगे? अब जो भी चीज लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे? 60 डिग्री पे लगाएंगे, ठीक है। किस पे लगाएंगे? 60 डिग्री पे। चलो, ई ए कॉस थीटा, ई ए 60 डिग्री, कॉस 60, कॉस 60, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। हाफ, यही हमारा, ठीक। इतनी बात क्लियर। एंगल जो भी लेंगे वो कौन सा लेंगे हम? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बाकी कोई भी एंगल हमको उससे मतलब नहीं है, उसकी रेफरेंस से हम वो वाला एंगल निकाल लेंगे, बट जो हम ई ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू लेंगे दैट विल बी द थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। बात समझ में आई? आई होप इतनी चीजें क्लियर हुई होगी आज के लेक्चर में। आसान था, छोटा सा लेक्चर था। इसको दोबारा देखेंगे क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लेक्चर रहता है पहली पहली बार में, तो इसको एक बार दो बार जितनी बार मन हो उतनी बार देखें, अच्छे से समझें। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम अगले क्वेश्चन सीरीज में करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। पहले हम सारे थ्योरी प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद में 1 बाय 1 लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।